नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वॉइस टीवी के खास पेशकश अक्षरों की दुनिया। और आज हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी है एक ऐसी शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा, शोध और साहित्य के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर प्रीति कुमारी चौधरी वर्तमान में बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर है और अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी करने के साथ साथ वे कई चर्चित पुस्तकों की लेखिका भी हैं। उन्होंने डॉक्टर एस राधाकृष्णन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल रिसर्च 2025 सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। उनके पुस्तक डायरी ऑफ अ प्रोफेसर को पाठकों का भरपूर प्रेम और सराहना मिली। तो आइए स्वागत करते हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपके जीवन की शुरुआत एक साधारण परिवार से हुई, लेकिन आज आप शिक्षा और साहित्य की दुनिया में एक प्रतिष्ठित नाम हैं। अपने इस सफर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ मैम, ऐसा हुआ है कि मैं अभी तो लिटरेचर की प्रोफेसर हूँ, लैंग्वेज एंड लिटरेचर टीच करती हूँ। लेकिन आपने सही बताया कि मैं बहुत एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एक किसान थे और अभी वो बेड रिडन है। मेरी माँ जस्ट है होम मेकर, वो बस 10th पास आउट थी। और मैं एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ, कटिहार, जो बिहार में सिचुएटेड है जी। तो इन जनरल जैसे कि सभी का स्कूलिंग होता है, मेरा भी होम टाउन से हुआ। 10th +2 कटिहार और पूर्णिया, ये सारे एरियाज से हुए। उसके बाद एक्चुअल में जो चेंजेस आए वो 10th के बाद ये कि उस टाइम पर 2 ही ऑप्शंस होते थे, या तो आप इंजीनियर्स बन जाओ, जो बिहार में खास करके होता था, मेरी फैमिली में भी थे, ये ट्रेंड थे, या तो आप इंजीनियर्स बन जाओ या तो आप डॉक्टर्स बन जाओ। तो मुझे लगा कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी क्योंकि हार्ट वाइज मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। तो मैंने डिसाइड किया तो चलो ठीक है, मैथ्स में एवरेज हूँ तो ले लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम परस्यू कर लेते हैं +2 में। वो मैंने कर लिया। लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं +2 के बाद ऐसा लगा, मेरे ब्रदर को ऐसा लगा, जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं राजेश आनंद, वो इंजीनियर है पुणे में। उनको रियलाइज हुआ कि इंजीनियरिंग बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारे घर में बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसको कुछ अलग करने को कहते हैं। और मैं स्कूल टाइम से ही मैं आर्ट में बहुत ज़्यादा इंडल्ज थी। जैसे मेरे 4th स्टैंडर्ड में मैंने क्लासिकल डांस स्टार्ट कर दिया, कथक, अपने होम टाउन में एक कॉलेज में सीखना। और फिर मैंने 4th स्टैंडर्ड से 12th तक क्लासिकल डांस में मैंने डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा सब कुछ किया, मैंने कथक ट्रेंड हो गई मैं। तो मेरे ब्रदर को ऐसा लगा कि ये तो आर्ट में है ही, क्यों नहीं इसको कुछ आर्ट से ही रिलेटेड सब्जेक्ट से करवाते हैं। और एक ये भी इशू है बिहार में ना कि इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इशू है जी। ये इंग्लिश अभी भी बच्चे फेस कर रहे हैं और उस टाइम भी बच्चे फेस कर रहे थे जिस टाइम में मैं 10th एंड +2 में थी। कि हमारे सीबीएसई का बोर्ड होता था, हमारी लैंग्वेज क्या होते थे, राइटिंग स्किल्स तो हमारा सही होता था, ग्रामर हम पढ़ते थे, लेकिन स्पोकन स्किल्स में बहुत इश्यूज आते थे। वो इन्वायरमेंट की वजह से होता था, एक्सपोजर की वजह से होता था। तो फिर मेरे ब्रदर ने डिसाइड किया कि इंग्लिश ले लो, इससे क्या होगा कि तुम बस लिटरेचर नहीं पढ़ोगी, तुम्हारे उसके साथ साथ तुम्हारा स्पोकन स्किल्स भी डेवलप हो जाएगा, पर्सनालिटी स्किल्स भी डेवलप हो जाएगा, कम्युनिकेटिव ओवरऑल स्किल्स डेवलप हो जाएगा। तो ग्रेजुएशन में मैंने पटना यूनिवर्सिटी में इनरोल कराया जी। तो वहाँ से ये सारा मेरा आगे का लिटरेचर का करियर स्टार्ट हुआ। हाँ, ये तो बात सही है कि मैं बहुत जनरल सी फैमिली से हूँ, क्योंकि फार्मर, होम मेकर, और फिर मेरे पेरेंट्स के लाइफ में इकोनॉमिकल क्राइसिस थ्रू आउट द लाइफ रही। मेरे फादर कभी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाए। तो ये सब तो बहुत लाइफ टाइम मैंने चैलेंज फेस किया है, जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। तो इसके बाद भी यहाँ तक पहुँची हूँ, तो ये क्रेडिट है मेरे पेरेंट्स को कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया मुझे। बहुत बढ़िया। आपने पटना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन किया है। इन संस्थानों ने आपके व्यक्तित्व और सोच को किस तरह से आकार दिया? पटना विश्वविद्यालय, हाँ, पहले तो मैं उसी को क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे तो लोग कहेंगे कि नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके सभी के पर्सनालिटी डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिल जाता है, वहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म मिलते हैं, मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स मिलते हैं, मतलब ओवरऑल आप कहते हो कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड है। आपको हाई क्लास ग्रेड के आपको प्रोफेसर्स वहाँ पे मिलते हैं, जो क्लास में आपको इंगेज करते हैं, नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी की। लेकिन वो सब तो बाद में हुआ। जो मेजर ट्रांजिटरी में जो चेंज आया और जो मेजर रोल प्ले है वो पटना यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर मैं राउंड अबाउट घूम फिर के मैं पटना यूनिवर्सिटी आके मैंने डॉक्टरेट किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि पटना यूनिवर्सिटी को मैं नेगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ जाके
मैं तो ले ली थी इंग्लिश ऑनर्स, लेकिन मुझे बाद में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में रियलाइज हुआ कि इंग्लिश ऑनर्स में सबसे बड़ी मेजर इशू जो मैं फेस कर रही हूँ कि डेस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं, और मेरी राइटिंग स्किल्स इतनी इम्प्रूव नहीं है, मेरी स्पोकन भी इतनी इम्प्रूव नहीं, ग्रामेटिकली भी मेरे एरर कमिट हो जाते हैं, क्योंकि बिहार में ये जनरल इश्यूज हैं जो स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स में, स्मॉल टाउन में होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अगर ले लिया है लिटरेचर तो फिर लिटरेचर को दिल से पढ़ना है। तो मेरे लिए तो पटना यूनिवर्सिटी में एक मेरे प्रोफेसर थे, डॉक्टर जयप्रकाश आनंद जी। वो अभी अनफॉर्चुनेटली पटना यूनिवर्सिटी में टीच नहीं करते हैं, उनके साथ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हुए हैं। लेकिन जब मैं थी उस टाइम तो ग्रेजुएशन में 3 इयर्स उन्होंने मुझे इस तरीके से, क्योंकि हर स्टूडेंट के लाइफ में एक ना एक ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जो आपके इंटरेस्ट को रिकिंडल कर देते हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, फिर आपका शायद करियर का पाथ भी वो कहीं ना कहीं एक रोड मैप दे देते हैं। तो जयप्रकाश आनंद सर को मैं जरूर क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत इंस्पायर किया कि लिटरेचर को बस पढ़ना नहीं है और बस डिग्री के लिए आपको ग्रेजुएशन नहीं करना है, लिटरेचर को जीना है। और एक कविता को ऐसे पढ़ना है जैसे आप उससे कुछ सीख रहे हो, उससे आप समाज में भी कुछ बदलाव लाओ, और सबसे पहले तो आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ, और फिर आप उसके साथ साथ अपनी फैमिली में बदलाव लाए। तो जयप्रकाश आनंद सर का ऐसा रोल प्ले था कि फर्स्ट ईयर के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था उसको देख के कि अब मैं प्रोफेसर ही बनूंगी, उसके लिए मुझे 10 इयर्स 12 इयर्स कितना भी डेडिकेट करना पड़े। और फिर मेरे प्रोफेसर जो थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी कॉल किया, उनको भी बताया कि आपकी बच्ची अच्छा कर रही है, आप इनको पढ़ने दें, कितने भी आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है आप इनको आगे बढ़ने दें, आपको प्रॉपर्टी भी सेल करना हो तो भी आगे बढ़ने दें। तो पटना यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेसर मिलना जो आपके लाइफ में पर्सनली इन्वॉल्व हो, आपको होम ट्यूशंस प्रोवाइड करे, फिर कॉलेज में भी आपको स्पेशल क्लासेस दे, ये बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लिए सिग्निफिकेंट था। उसके बाद जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आई तो कल्चरल शॉक था मेरे लिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिहार से आना, पटना बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट से आप आराम से एडजस्ट कर जाओगे, लेकिन बिहार से निकल के दिल्ली कैसे सिटी में आना, फिर आपको ऐसा लगने लगता है ये कल्चरल शॉक है, क्योंकि आपके बैच स्टूडेंट्स भी हैं, एडिनबर्ग से भी मेरी बैचमेट थी, हर कंट्री, हर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट साउथ, सबसे पहले वहाँ पे आके मुझे स्पोकन पे काम करना है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ 6 मंथ सेमेस्टर जो एमए का था मेरा, उस टाइम मुझे ये भी लगने लगा था, थोड़ा आप कहते हो ना इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था मेरे अंदर, शायद मैं यहाँ हूँ एमए का एम्प्लीफाई करके काम क्रैक करके, लेकिन शायद मैं यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाऊँ, अभी मेरे पास उतना ज़्यादा स्किल्स नहीं है जो इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो टॉप 10 कॉलेजेस है DU के, मिरांडा के स्टूडेंट्स, स्टीफेंस के स्टूडेंट्स, हिंदू के, इनके साथ रामजस के, कैसे इनके साथ सरवाइव करेंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स की क्वालिटी है वो बहुत बहुत ही शानदार है, क्योंकि वहाँ पे कोलकाता के भी प्रोफेसर्स हैं, फिर US रिटर्न, ब्रिटेन से भी आए हुए प्रोफेसर हैं जिनकी डॉक्टरेट अलग अलग कंट्री की है। तो वो लोग बस क्लास में पढ़ाते नहीं हैं, वो लोग क्लास में ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट मेकिंग ही ऐसे कर लेंगे कि आपको घर जाके लगेगा कि बस इतना ही काफ़ी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मुझे रियल इंटरेस्ट आता है बुक्स पढ़ने का, लॉन्ग एसेस पढ़ने का, बल्कि नॉवेल्स पढ़ने का, तो वो DU में जाके मैं इंस्पायर हुई कि संडे वीकेंड में घूमना नहीं है, रूम पे स्टे करके बुक्स पढ़ना है। तो वो DU के प्रोफेसर्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आपने अध्यापन को ही अपना करियर क्यों चुना? क्या कभी ऐसा लगा कि साहित्य के अलावा कोई दूसरा क्षेत्र चुनना चाहिए था? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मुझे तो हमेशा से यही लगता है, बचपन से ही, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से। मैं एक्चुअल में डांसर बनने वाली थी, क्लासिकली ट्रेंड थी, तो मुझे लगा था कि मैं डांस से अपना डांस को प्रोफेशन बनाऊंगी, डांस में एक करियर ऑप्ट करूंगी, और डांस से ही शायद ऐसा हो कि फ्यूचर में जाके मैं कॉलेज की डिग्री भी डांस से लूँ। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक आप कहते हो ना कि स्टिग्मा है कि आप जैसे एयर हॉस्टेस अच्छे फैमिली में बनना बहुत चैलेंजिंग होता है, लॉयर बनना चैलेंजिंग होता है, और आपकी भी प्रोफेशन बहुत चैलेंजिंग है, जर्नलिस्ट बनना। तो बिहार में ऐसा माइंडसेट था, खास करके मेरी फैमिली में, अगर डॉटर हुई है तो उसको या तो आप टीचिंग में भेजो या तो बैंकिंग में भेजो। ये तो मेरे लिए डांस सोच होती है। यस, तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स की थी, तो डांसर बनना फिर मेरा एक ड्रीम रह गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आर्ट्स नहीं तो आर्टिस्टिक लाइफ जिएंगे। आर्टिस्टिक लाइफ तभी जिएंगे जब क्रिएटिव राइटिंग्स में आएंगे, और क्रिएटिव राइटिंग्स में तभी आना पॉसिबल है जब आप अपने पहले इमेजिनेशन को आप ट्रेंड करो, इमेजिनेटिव फैकल्टी को ट्रेंड करो, क्रिटिकल फैकल्टी को ट्रेंड करो। तो उसके लिए मुझे लगा कि लिटरेचर ही मेरे लिए सही है, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं लिटरेचर के लिए बनी हूँ और लिटरेचर मेरे लिए बना है। जी,
किताब में आपने प्रेम, अकेलापन, संघर्ष, सामाजिक भेदभाव, महिला सुरक्षा और अकादमिक राजनीति जैसे संवेदनशील विषयों पर खुलकर लिखा है। अर्थात उस समय लिखने की मनस्थिति कैसी होती है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि जब मैं कुछ भी लिखती हूँ तो ऐसे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं ना, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशन। हाँ, लेकिन उस टाइम है कि चलो ठीक है, अभी मेरे साथ ये फीलिंग्स मैं फील कर रही हूँ, ये इमोशंस है, ये मेरे मेंटल स्टेट है, ये मेरा थॉट्स है, तो मैं इस चीज़ पे लिखती हूँ। जैसे हमेशा तो हर चीज़ आप लिख नहीं सकते हो, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट होता है जब आप एकांत में होते हो, आपको लगता है कि ये टॉपिक पे आपको लिखना चाहिए। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि मेरा ये भी मानना है कि ठीक है, आपने उस इमोशंस में बह के आपने लिखा, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि फिर वो लिखने के बाद वो चीज़ आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है। क्योंकि मैं जिस भी टॉपिक पे लिखती हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ का पार्ट है। मैं शायद उसको हर दिन फेस कर रही हूँ या कभी ना कभी फेस कर रही हूँ। अब वो शायद सारे वीमेन, मैन इन जनरल सभी के लाइफ का पार्ट है। तो मेरे साथ ऐसा है कि मैं इमोशंस में लिखती हूँ, लेकिन वो इमोशंस मेरा क्या है कि लिखने के बाद वो एंड नहीं हो जाता है, वो बहते रहता है मेरे साथ, वो मेरी पर्सनालिटी में ही रहता है। तो जो भी किताब मैंने लिखा है वो मेरे लाइफ का पार्ट है, लेकिन कंप्लीट वो नॉन फिक्शन नहीं है। क्योंकि मैं सोसाइटी को ऑब्जर्व भी करती हूँ, लोगों को भी ऑब्जर्व करती हूँ, जहाँ रहती हूँ उनके भी बारे में लिखती हूँ और चीज़ों के बारे में भी लिखती हूँ। तो सब आप कह सकते हो कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल रहता है, और कुछ फिक्टिशियस, कुछ नॉन फिक्टिशियस, ऐसे कुछ मैं लिखा करती हूँ। आपने महिला सुरक्षा के बारे में लिखा है और हाँ, अकादमिक मैंने लिखा है क्योंकि हाँ मैम, तो मैं लिखती हूँ वीमेंस के बारे में क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि +2 तक मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि फेमिनिज्म क्या है, इंडियन फेमिनिज्म क्या है। क्योंकि फैमिली में कभी मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया जो जेंडर बायस्ड होता है या फिर वीमेन के लिए नहीं है, मैन के लिए। क्योंकि फैमिली तो मेरी एगैलिटेरियन थी, जो भी मेरे 3 ब्रदर्स हैं, फिर मेरे पेरेंट्स हैं, तो ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ कि पेरेंट्स जो हैं ब्रदर्स को कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो मुझे नहीं दे रहे हैं। जी। लेकिन फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ लाइफ में आपने फेस नहीं किया है वो किसी वीमेन ने फेस नहीं किया। क्योंकि जब मैं बाहर निकली ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के लिए, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जस्ट बिहार में नहीं, अदर स्टेट में भी, अदर प्लेस में वीमेन के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, वीमेन का बहुत सारे क्वेश्चंस है। और वीमेन एम्पावरमेंट बस वीमेंस डे सेलिब्रेट करने से नहीं होगा, वीमेन को राइट्स देने से नहीं होगा। तो मुझे लगा कि मुझे ना वीमेंस राइटिंग को, वीमेन स्टडीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए। क्योंकि बस ग्रेजुएशन मास्टर्स तक मैं क्या कर रही थी, ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रही थी, अमेरिकन, फ्रेंच, मतलब वर्ल्ड लिटरेचर में ज़्यादा परस्यू कर रही थी। क्योंकि मेरा भी माइंड सेट थोड़ा सा हो गया था यूरोपियन, यूरोसेंट्रिक टाइप का, कि वेस्टर्न स्टडीज़ ज़्यादा करना है क्योंकि आप इंग्लिश ऑनर्स के कैंडिडेट हैं। लेकिन बाद में जब मैं एमफिल परस्यू करने लगी तो मुझे अपने देश के लिटरेचर से ज़्यादा लगाव हो गया, इंडियन लिटरेचर से, इंडियन राइटर से, और हर स्टेट के जो रीजनल राइटर्स हैं जो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में लिखते हैं। तभी से मुझे ये लगने लगा कि इंडिया में जो वीमेन का है क्वेश्चन, सिचुएशन, वीमेन से एजुकेशन की क्वेश्चन, वीमेन एम्पावरमेंट, इंडियन फेमिनिज्म, ये सब कुछ बिल्कुल अलग है जब भी हम अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मनी, किसी भी कंट्री का बात करते हैं, या फिर जो साउथ एशियन वीमेन है उनका कंडीशन अलग है। तो फिर मैं और डिटेल में स्टडी करने लगी वीमेन्स राइटिंग को, तो फिर वैसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई। आपकी शोध का मुख्य विषय महिला लेखन, नारीवाद और आत्मकथात्मक साहित्य रहा। आज के समय में इन विषयों की प्रासंगिकता को आप कैसे देखती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी जो फील्ड है जिस पे मैंने रिसर्च किया, मैंने जो भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, आर्टिकल लिखा मैंने, तो मुझे लगता है वो अभी भी कॉन्टेम्पोरेरी टाइम में भी वो उतनी ही रेलिवेंट है, वो आगे भी रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 50 या 100 साल के बाद भी इसकी कोई रेलिवेंसी कम होने वाली है। क्योंकि बात जब आती है जेंडर स्टडीज की, तो उसमें बस मैन और वीमेन बाइनरीज की बात नहीं आती है, सारे जेंडर्स की बात आती है, सब सेक्स की बात आती है, हर ग्रुप्स की बात आती है। तो जब हम वीमेन स्टडीज की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी ये उतने ही वैलिड रहेंगे, उतने ही रेलिवेंट रहेंगे जितना उस टाइम था 2020 में, 2019 में, जब मैंने उसमें एमफिल और पीएचडी किया। क्योंकि वीमेन के जो इश्यूज है वो एंड नहीं होने वाले हैं, और बस वीमेन क्या, जो मैन से रिलेटेड इश्यूज है वो भी एंड नहीं होंगे। क्योंकि जेंडर स्टडीज तो दोनों को लेके चलता है, और इन दोनों से ज्यादा भी लेके चलता है। क्योंकि वीमेन स्टडीज तो आप तभी कर पाते हो ना जब आप इन पैरेलल मैन की भी बातें करते हो, कि मैन ऑथर्स ने वीमेन को कैसे रिप्रेजेंट किया, वीमेन ऑथर ने वीमेन को कैसे रिप्रेजेंट किया, फिर वीमेन का अपना गेज क्या है, मेल गेज क्या है, फीमेल गेज क्या है। तो वीमेन स्टडीज इनकम्प्लीट है अगर हम मैन स्टडीज की बात नहीं करें।
तो मुझे लगता है ये रेलिवेंट रहेंगे, क्योंकि ये बैनरी तो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते आई है, आगे भी करते रहेगी। तो आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, इसमें डायरी ऑफ अ प्रोफेसर पाठकों के बीच विशेष चर्चा में है। यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? मुझे ऐसा पहले तो मैं ऐसा कुछ डिसाइड नहीं की थी मैम कि मुझे ये वाली बुक लिखनी है। एक्चुअल में हुआ क्या कि मेरी जिस फैमिली में शादी हुई है, फॉर्चुनेटली वो मेरी जो मेरे आप कहते हो मायका, उससे भी ज्यादा मेरा ससुराल वाली जो फैमिली है वो ज्यादा लिबरेटेड है, ज्यादा एम्पावर्ड है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो, मेरी मदर तो बस 10th पास आउट के बाद उनकी शादी हो गई थी, तो वो कभी भी उस वर्ल्ड को जान नहीं पाई जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता। अगर वो काम करती या फिर बैंकिंग सेक्टर कहीं भी अगर वो काम करती, तो वर्किंग प्लेस का उनके पास कोई नॉलेज नहीं। तो डायरी ऑफ ए प्रोफेसर ऐसा हुआ कि मेरी मदर इन लॉ तो पहले से ही रिटायर्ड स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में कटिहार की वो प्रिंसिपल रही हुई हैं, लाइफ टाइम उन्होंने वर्क किया। मेरे फादर इन लॉ इतने कूल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप मॉडर्न आउटलुक के हैं कि एक दिन बैठ के जब मैं उनसे बातें कर रही थी तो वो मुझे बोल रहे थे मैटरनिटी लीव के टाइम में कि देखो आजकल एक हिंदी की किताब है प्रोफेसर की डायरी, वो बहुत फेसबुक पे वायरल हो रहा है, तो ऐसा तुम क्यों नहीं करती हो कि कुछ तुम डायरी ऑफ ए प्रोफेसर कह के कोई किताब लिखो, और जिसमें जो तुम डेली मुझे बताती हो कि पापा ये टॉपिक पे हम आज कविता लिखे हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करती हो, फिर मैं शेयर करता हूँ, तो तुम ऐसा कुछ करो जो बहुत कैची टॉपिक हो जी। और फिर तुम उसमें कुछ अपनी लाइफ का ही, जैसे मेमोयर के टाइप का तुम कुछ उसमें इंक्लूड करो। तो ऑब्वियस मैं इसके लिए तो मैं क्रेडिट देना चाहूंगी चंद्रनाथ रॉय को, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, जो रियली बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स में मेरे फादर हैं वो ज्यादा लिटरेचर में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो हिंदी के उपन्यास पढ़ा करते थे और न्यूज़पेपर और मिथोलॉजीज, इंडियन मिथोलॉजीज वो पढ़ा करते थे। लेकिन मेरे इन लॉज वाले फैमिली में मेरे फादर इन लॉ हैं, वो भी मेरे फादर के जैसे हैं, वो बुक्स में उनको भी इंटरेस्ट है, तभी वो मेरे से बात करते हैं बैठ के। तो एक दिन मुझे आइडिया आया कि डायरी ऑफ ए प्रोफेसर टाइटल तो सही है उनके सजेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें हम ऐसा कुछ करते हैं कि अपनी ही जो मैं जर्नल को मेंटेन कर रही हूँ, 2020 में मैं पैंडेमिक में डायरी लिखना स्टार्ट की थी, क्योंकि उस टाइम सब लोग इतने परेशान थे कि ह्यूमन इंटरेक्शन बस वीडियो कॉल्स पे हो पा रहा था। तो मैं अकेले स्टक हो गई थी दिल्ली में, पीजीज खाली थे, ट्रेन बंद हो गई थी, तो मैंने उस टाइम सोचा कि चलो डायरी लिखते हैं, अपना इमोशंस कहीं तो आउटबर्स्ट हो। तो फिर मैं वो जो डायरी मेंटेन की 2020 ऑनवर्ड्स, तो मैंने उसी को कंपाइल किया, जो डे वाइज और डेट वाइज एंट्री था उसी को मैंने एडिट ऑमिट करके, फिर उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिशर हैं उन्होंने पिक्चर्स सेलेक्ट किया, फिर उसके अकॉर्डिंग वो डायरी कंपाइल हुए, प्रोसेस लगा, फिर वो प्रिंट आउट हुआ, फिर वो लोगों के बीच में आया। जी, तो इस पुस्तक को पढ़ने वाले कई पाठकों ने कहा कि यह केवल एक डायरी नहीं बल्कि जीवन की सच्ची यात्रा है। क्या आपने इसे लिखते समय कभी सोचा था कि लोग इससे इतने गहराई से जुड़ेंगे? नहीं मैम, कभी नहीं। मुझे लगता है बस मैं क्या, कोई भी ऑथर जब कुछ लिखते हैं तो वो कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि ये कितने रीडर्स को टच करेगा, कितने रीडर्स का हार्ट को टच करेगा, कितने रीडर्स उससे कनेक्ट हो पाएंगे, या फिर कितने रीडर्स को ऐसा लगेगा कि ये उनके रिलेटेड इंसिडेंट्स है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको खुद के लिए लिखना चाहिए। अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि आपने अपना बेस्ट पीस लोगों के बीच में रखा है, आपने उस पर मेहनत किया है, तो शायद अगर आपने जेन्युइन वर्क किया है तो लोग उससे, सारे लोग तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है यूनिवर्स में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपके माइंडसेट के हो, शायद ऐसा हो कि आपके लाइफ एक्सपीरियंस, लिव्ड एक्सपीरियंस उनके भी लाइफ में हुआ, वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये बस ऐसा हो गया फॉर्चुनेटली। मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे मेरे स्टूडेंट्स के, रीडर्स के, कि मैं जब उस वर्क को मैं जहाँ भी शेयर की, जहाँ भी बात की, जो भी बच्चे उसको पढ़े, जो भी रीडर्स पढ़े, उन्होंने यही बोला, उनको भी लग रहा है कि ये सारा चीज बस मेरे ही लाइफ का पार्ट नहीं है, बहुत सारे उनके भी लाइफ में हुई है, वीमेन के लाइफ में भी हुई है, मैन के भी लाइफ में हुई। तो बस टाइटल कैची नहीं है, उसके सारे इंसिडेंट भी ऑलमोस्ट लोगों को लगा कि वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये बात थी कि शायद ये बुक लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। जी, एक पाठक ने आपकी पुस्तक की समीक्षा में लिखा है कि यह किताब पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे वह आपके साथ जीवन के हर मौसम से गुजर रहा हो, और ऐसा जैसे कमेंट आता। हाँ। आपको क्या महसूस होता, आप क्या फील करते हो उतना समय? हाँ मैम, इस किताब को लेके बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए जो कंस्ट्रक्टिव है। उसमें एक ये भी क्रिटिसिज्म है, एक्चुअल में वो इसलिए ऐसा हुआ होगा उनके साथ जिस विद्यार्थी ने ऐसा कहा,
कि मैंने इस बुक को डेट वाइज लिखा है, ऐसा मैंने आपको बताया, डे वाइज एंट्री है और 2020 ऑनवर्ड्स की एंट्री है। तो शायद जैसे 4 सीजन इंडिया में हम मेजर मानते हैं कि जैसे आप स्प्रिंग है तो समर है, ऑटम है, विंटर है, तो शायद ऐसा भी हुआ होगा कि उस कैंडिडेट के साथ, उस रीडर के साथ, कि जब वो पढ़ रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि आप जैसे ऑथर्स को पढ़ते हो तो आप कभी कभी फील करते हो कि आप ही उसके कैरेक्टर के प्रोटैगोनिस्ट हो, आप उसके कैरेक्टर के हीरोइन हो, हीरो हो। आपको लगने लगता है, आपकी इमेजिनेशन फैकल्टी इतनी हाई हो जाती है कि आपको लगने लगता है आप उनके साथ चल रहे हो उस लैंड पे, उस पाथ पे, उस फॉरेस्ट में। तो शायद उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि जो चीज मेरे साथ मैंने सिक्वेंशियल एपिसोड वाइज इंक्लूड किया है डायरी ऑफ ए प्रोफेसर में, उनको ऐसा फील हो रहा होगा उनके भी लाइफ में, टीनेज एज में, फिर एडल्ट फेज में, ये सारा कुछ उनके भी लाइफ में सिक्वेंशियल वे में हुआ है। तो शायद इसलिए। जी जी, मैंने बहुत से पुस्तकों में ये लिखा देखा है कि व्यक्ति को खुद पर भरोसा होना चाहिए, और यही चीज आपकी पुस्तक में भी मिलता है कि इंसान को सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। तो इसका क्या तात्पर्य है? हाँ, मेरा ये मानना है कि मैम, ये इंसान को सबसे पहले खुद से ये बात करना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, ये हमसे हो सकता है, हम इसके लिए बने हैं, तभी वो किसी एक दिन फ्यूचर में इस चीज को कर बैठते हैं। क्योंकि मेरा मानना, आप कितना भी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लीजिए, आप कितने भी रूम में चार्ट पेस्ट कर दीजिए, एट लास्ट होता क्या है कि ये सारी चीज जो है आपको बस स्मॉल टाइम पीरियड के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं, जब तक आपको खुद पे करेज नहीं होता है, जब तक आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप हर दिन, अगर मॉर्निंग में आप जाग रहे हो, आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, आप एक शेड्यूल फॉलो करोगे, आप रूटीन ओरिएंटेड लाइफ जियोगे, आप डिसिप्लिन रहोगे, आप सोशल एथिक्स फॉलो करोगे, वर्क एथिक्स फॉलो करोगे, ये सब कुछ आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। आपको खुद ही सब कुछ ये डिसाइड करके अपने लाइफ में इंक्लूड करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको पहले सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, तभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तभी लोग आपके पास आएंगे कि आप कुछ भी क्राइसिस फेस कर रहे हो तो हम आगे बढ़ के आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं जी। तो पहल तो आपको खुद से ही शुरू करनी पड़ती है किसी भी चीज के लिए, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ का कुछ क्राइसिस हो। आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन अवार्ड, नेशनल फेलोशिप, यूजीसी नेट जैसी बड़ी उपलब्धियां मिली है। इनमें से कौन सी उपलब्धि आपके लिए सबसे अधिक भावनात्मक रही और क्यों? मैम, ऐसे एक टाइम में तो मैं भी कहती, अगर आप मुझसे 5 इयर्स पहले मिलते तो मैं कहती ठीक है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जीआरएफ क्वालिफाई करना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो बस ऐसा है कि आपको उस बार को क्रॉस करना है और आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो नेट मैंने क्रॉस किया, नेट का बार को, तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। जीआरएफ फेलोशिप मिल गया तो ठीक है, मैं रिसर्च रिलैक्स होकर कर पाई कि फाइनेंशियल इश्यूज फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी जो राधा कृष्ण अवार्ड की अचीवमेंट थी, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेडली आया। मुझे एक दिन सडन कॉल आया मुझे एक लिटरेरी सेंटर से, और फिर मुझे अचानक से पता चला कि मुझे इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि मैंने एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया है और एक रिसर्च आर्टिकल मैंने प्रेजेंट किया है जो एक्चुअल में कथक डांस से रिलेटेड था। तो वहाँ की जो एचओडी थी उनको ये बहुत पसंद आया। विनायम रिसर्च एसोसिएशन है बिहार में, ये मधुबनी के साइड। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका रिसर्च जितने भी पेपर प्रेजेंटर है सबसे बेटर है, तो हम लोग आपको इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो मैं तो अभी भी उनके लिए बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने ऐसा समझा कि मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए। तो यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आप जब रिसर्च करते हो, रिसर्च आर्टिकल लिखते हो, और जब लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं, पढ़ते हैं, उनको बस स्कॉलरशिप में हेल्प नहीं मिलता है और अपने लाइफ के थीसिस और डेजर्टेशन, उनको ये भी लगता है कि ये रिसर्च, ये आर्टिकल, ये थीसिस कुछ सोशल चेंज भी लाएगा, कुछ माइंडसेट्स में भी चेंज लाएगा, उसके लिए अगर आपको अवार्ड दिया जा रहा है तो वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में डिफाइनिंग मोमेंट था और मेरे लिए बहुत पर्सनल अचीवमेंट है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शोध पत्र प्रकाशित किए तथा अनेक सेमिनारों में अपने विचार रखे। आज भारतीय शोध व्यवस्था में आप किन सुधारों की आवश्यकता महसूस करती हैं? ये तो मैम, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि आप जानते हो अभी एआई का टाइम है। चैट जीटीपी से लोग रिसर्च आर्टिकल लिख लेते हैं। थीसिस और डेजर्टेशन के लिए लोग क्या करते हैं, मनी दे देते हैं, दूसरे से थीसिस और डेजर्टेशन लिखवा लेते हैं। क्या है कि डिग्री को बस डिग्री सेक के लिए नहीं लेना चाहिए, हमेशा डिग्री नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए। तो
मैं अभी स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप कभी भी पढ़ाई करो तो ये सोच के नहीं करो कि आपको डिग्री लेना है, आप डिग्री परस्यू कर रहे हो कि आपको आगे फ्यूचर जाके इस सेक्टर में काम करना है। ये सब आपका गोल नहीं होना चाहिए, ये सब तो सेकेंडरी है, ये खुद ही आ जाएगा जब आपका प्राइमरी गोल ये होगा कि मुझे नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई, कोड ड्रिवन पढ़ाई मुझे नहीं करनी है। तो मैं जब पीएचडी जब परस्यू कर रही थी तो ये इश्यूज मैंने उस टाइम भी देखा कि जो मेजॉरिटी थे वो अपनी थीसिस के लिए दूसरे को हायर कर लेते थे लिखने के लिए, या फिर डेजर्टेशन वो इतना ज़्यादा दिल लगा के नहीं लिखते थे, उनको लगता था बस पीएचडी हो जाए किसी भी तरह से। तो फिर उससे क्या होता है कि आप मेजर चेंज नहीं ला पाते हो जब आप खुद ही एक जेन्यून स्टडी नहीं करते हो, एफर्ट्स नहीं लगाते हो, रिसर्च नहीं लिखते हो। तो ये अभी भी तो ये मेजर कॉन्टेम्पोरेरी इश्यूज है जो मैं अभी भी देखते आ रही हूँ। स्टूडेंट को प्रोजेक्ट वर्क करवा रही हूँ क्योंकि मैं अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पोस्टेड हूँ। तो यहाँ पे भी ये इश्यूज है कि हर असाइनमेंट्स, हर प्रेजेंटेशन ये लोग चैट जीटीपी, जेमिनाई, एआई हर टूल से बना के ले आते हैं। लेकिन वो फिर पता भी चल जाता है कि स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट भी एआई फ्रेंडली है तो प्रोफेसर्स भी एआई फ्रेंडली है जी। तो समझ में आ जाता है कि उन्होंने एआई हेल्प करके ये सारा कुछ उन्होंने प्रिपेयर किया है। तो ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है कि जहाँ पे आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो जो एक नॉलेज ड्रिवन स्टडी होती है कि आप लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी विजिट कर रहे हो या डिजिटल लाइब्रेरी का आप हेल्प ले रहे हो, चीज़ों को डाउनलोड कर रहे हो, प्रिंट आउट निकाल रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, पढ़ रहे हो बुक्स आफ्टर बुक्स, उसके बाद जो आप एक मेहनत से एक आप लिखते हो रिसर्च आर्टिकल या फिर बहुत सालों के बाद एक थीसिस लिखते हो, उसमें जो आपको एक्सपर्टीज हासिल होता है वो आपको इस सारे वे से हासिल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो, आप नॉलेज कलेक्ट नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को बहुत समझाती हूँ जहाँ तक मेरे से बन पाता है, जो मेरे आसपास के स्टूडेंट्स हैं। और ये मेजर इश्यूज है जो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द हमें ही पहल करना चाहिए एज ए टीचर प्रोफेसर्स कि बच्चों जागरूक हों कि वो अपने मेंटल एबिलिटी को कैसे वीकन करते जा रहे हैं। तो ये मेजर इश्यूज है जो मैं देख पा रही हूँ। आप एक लेखिका, शोधकर्ता, शिक्षिका और कथक नृत्य में प्रशिक्षित कलाकार हैं। इन सभी भूमिकाओं के बीच संतुलन कैसे बना पाती है? मैम ये तो नहीं कहूंगी कि आसानी से बना पाती हूँ, क्योंकि आप भी जानते हो कि अभी की वीमेन की लाइफ बहुत चैलेंजिंग हो गई है कि 10 to 5 आपकी ऑफिशियल ड्यूटी रहती है, फिर आप मैरिड भी हो, फिर आपकी एक बेबी भी है, इन लॉज भी हैं, फैमिली भी है, और फिर आपका अपना भी करियर है, आप एक राइटिंग करियर भी परस्यू कर रहे हैं, फिर इसके साथ साथ डांस में भी आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो बहुत चैलेंजिंग है कि सब कुछ को तालमेल बना के साथ में चलना। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूँगी कि आप जब सोच लेते हो कि ये सारे आपकी लाइफ को डिफाइन करता है और ये सारी चीज़ के बिना आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है, आप कंटेंट फील नहीं करते हो, रियल हैप्पीनेस आपको इसी सब चीज़ों में मिलती है, वो राइटिंग हो, टीचिंग हो, फिर डांसिंग हो, तो फिर समय अपने आप मैनेज हो जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आपके लिए प्रायोरिटीज मैटर्स, आप ही डिसाइड करते हो कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है और उस प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेज कर लेते हो। जैसे बैचलर लाइफ में ये मेरे लिए पॉसिबल था 8 to 12 आवर्स नॉवल की दुनिया में खो जाना, लैपटॉप में एकदम खो जाना, फिर राइटिंग्स करना, वो अभी नहीं पॉसिबल है। लेकिन हाँ ठीक है, उस टाइम अगर मैं 8 आवर्स कर पा रही थी, अगर अभी मैं अगर 1 से 2 घंटे भी कर पा रही हूँ तो एटलीस्ट मैंने बंद नहीं किया है, इतने सारे चीज़ को मैं मैनेज कर पाए। तो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे अगर संडे को डांस परस्यू कर लेना है, और मैं कोशिश करती हूँ कि डांस में कभी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करते रहूँ डांस का, ये कथक भूलूं नहीं, वो प्रैक्टिस होते रहे, इंटरेस्ट मेरा खत्म नहीं हो। फिर राइटिंग भी मैनेज करती हूँ कि जब मेरी डॉटर सो रही है, हस्बैंड वर्क पे हैं, तो थोड़ा राइटिंग्स कर लेते हैं। ड्यूटी में अगर कभी कुछ क्लासेस नहीं है तो कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं, लाइब्रेरी चले जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना पढ़ते हो उतना आप ज़्यादा यंगस्टर के साथ और जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उसके ज़्यादा आप कनेक्ट हो पाते हो, आप उनके भी जनरेशन को समझ पाते हो, तो अपने लाइफ के इश्यूज को भी आप बेटर से डील कर पाते हो। वही अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान में सोशल मीडिया और एआई के दौर में किताबें पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। आपको क्या लगता है कि साहित्य का महत्व भविष्य में बना रहेगा? हाँ मैम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है मैम, क्योंकि पर्सपेक्टिव सबकी अलग अलग होती है, सबकी पर्सपेक्टिव वेरी करती है। मेरा ऐसा मानना है कि साहित्य का सिग्निफिकेंस कभी नहीं खत्म होगा। हमारे सोसाइटी में जब हर चीज का एक सैचुरेशन लेवल होता है, एक टाइम के बाद सभी को ऐसा फील होता है यार अब फोन यूज करने का मन नहीं कर रहा है, अब मुझे किंडल पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अब कितना नेटफ्लिक्स देखें, आज कुछ भी देखने का मन नहीं कर रहा है। तो हर चीज का सैचुरेशन होता है। जब आप बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग कर लेते हो, डिजिटली बहुत ज्यादा आप इंडल्ज हो जाते हो,
तो फिर आपको मेंटल पीस की रिक्वायरमेंट होती है, फिर आप रिलैक्स करना चाहते हो। तो ये सारा चीज आपको कहाँ मिलता है? एक्सरसाइज में मिलता है, योगा में मिलता है, रीडिंग में मिलता है, लिसनिंग, म्यूजिक लिसनिंग में मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी सिग्निफिकेंस साहित्य की कभी नहीं खत्म होगी। तभी तो बच्चे आज भी, जो जैन जी के जनरेशंस कहते हैं आप, फिर बेटा जनरेशंस जो हमारी डॉटर्स की है, तो मुझे ऐसा लगता है ये सारे जनरेशंस भी अभी भी कहीं ना कहीं हॉबी को कभी भी ऐसा नेगलेक्ट नहीं कर पाते हैं। जाके वीकेंड पे वो लोग कभी गिटार सीख लेते हैं, तो कोई जाके, किसी को जिम में इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग स्केचिंग में इंटरेस्ट है। तो साहित्य की इम्पोर्टेंस खत्म नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये आप जरूर कह सकते हो कि सोशल मीडियाज का इतना ज्यादा इंडल्जेंस हमारे लाइफ में हो गया है कि शायद हम रीडिंग उतना ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं फॉर प्लेजर, फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर नॉलेज, फॉर इंफॉर्मेशन, तो शायद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी कर पा रहे हैं, और ये और बढ़ेगा ही, ये खत्म नहीं होगा। एक टाइम के बाद सोशल मीडिया से भी हम लोग फेडअप हो जाएंगे, डिजिटल मीडियम से भी फेडअप हो जाएंगे, तो वापस हम यहीं पे आएंगे, साहित्य के पास। जी, तो मैम मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि यदि आपको अपने पूरे जीवन और अब तक के सफर को अगर केवल एक संदेश में बताना हो तो आप क्या कहना चाहिए? मैम, लाइफ एक मूवमेंट है, तो एक संदेश में उसको कंपाइल करना पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरा लाइफ मेरे लिए ही लेसन सम्स है। मैंने इस लास्ट 30 इयर्स में मैंने अपने ही लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। तो अगर मेरे लाइफ से कोई भी एक इंसान अगर कुछ लेसन लेके उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैंने डिसाइड किया प्रोफेसर बनना, ऑथर बनना, तो मेरे लिए बस यही सबसे बड़ा, मेरे माइंडसेट यही था कि मेरे वजह से, मेरे शिक्षा के वजह से, मेरे ज्ञान के वजह से अगर किसी के जीवन में कुछ भी बदलाव आ रहा है। आज अगर मैं किसी गर्ल्स स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और फिर वो बोलती है कि मैम आपके जैसा बनना है, तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि तुम मेरे जैसा नहीं बनो, तुम जो हो तुम वही रहो। लेकिन हाँ, करियर को प्रायोरिटीज दो, क्योंकि बिहार में ये बहुत नीड ऑफ द आवर है कि वीमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही सब कुछ नहीं, लेकिन वो एक फर्स्ट स्टेप है अदर सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट के लिए। तो मेरा लाइफ से बस यही रहेगा सबके लिए लेसन। तो प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय आज दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। शुक्रिया मैम। तो आपने आज जिस तरह अपने जीवन, संघर्ष, शिक्षा और शोध, साहित्य और डायरी ऑफ प्रोफेसर के पीछे की जो भावनाओं, उसको हम दर्शक को बताए और उसके साथ साझा किए, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मैम, थैंक यू सो मच। मैं तो अपने हस्बैंड को क्रेडिट देना चाहूंगी कि अभी वो मेरे बेबी को देख रहे हैं, तभी मैं हाफ एन आवर के लिए यहाँ पे प्राइवेटली आके आपसे इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि उनका बहुत रोल प्ले है। थैंक यू सो मच मैम। तो ऐसी ही चर्चाओं के लिए बने रहिए द वॉइस टीवी के साथ। नमस्कार।